हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी लीग, जहां हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021-22 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में 2021-22 का, जो 2021-22 में आया था। तो देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पहले देखते हैं, 2 नंबर वाला। तो इसमें देखेंगे दिया हुआ है डिफाइन द टर्म क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर इस विथ एन एग्जाम्पल। इसको डिफाइन करना है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर को विथ एग्जाम्पल के साथ। तो नोट्स हम बनाए हैं। एट ए सर्टेन टेम्परेचर एट विच पार्शियल मिसफिल सोल्यूशन बिकम कम्प्लीटली मिसफिल। एक सर्टेन टेम्परेचर पे पार्शियल मिसफिल सोल्यूशन कम्प्लीटली मिसफिल हो जाता है, उसको क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं। वही नीचे भी लिखा हुआ है CST, इसको क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, इसका शॉर्ट फॉर्म है। It is a temperature at which coexisting liquid are completely misfilled with each other and resulting in formation of one phase liquid system. So it is called CST। मतलब क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एक टेम्परेचर है जिसमें 2 लिक्विड आपस में पार्शियल 2 मिसफिल लिक्विड कम्प्लीटली मिसफिल हो जाते हैं और एक फेस फॉर्म कर लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में लेके देखते हैं, जैसे फिनॉल और वाटर है। तो फिनॉल और वाटर जैसे एक कंटेनर है, तो उसमें हम वाटर ले लेते हैं, वाटर और ये फिनॉल, इसके अंदर फिनॉल डाल देते हैं। तो ये पार्शियल मिसफिल रहेगा, तो इसके बीच में एक कंजुगेटेड लेयर बन जाता है। जब इसको हम लोग एक टेम्परेचर देंगे, मतलब बर्नर लगा के यहाँ पे टेम्परेचर देंगे 66.8 डिग्री सेल्सियस, तो ये फॉर्म कर जाएगा एक कंप्लीट मिसफिल सॉल्यूशन। मतलब फिनॉल प्लस वाटर कंप्लीट मिसफिल हो जाएगा, इसी को क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं, CST। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल, फिनॉल प्लस वाटर कंप्लीटली मिसफिल एट 66.8 डिग्री सेल्सियस इज आल्सो कॉल्ड CST। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन द फ्रीली सॉल्युबल। यहाँ देखना है फ्रीली सॉल्युबल मटेरियल क्या होता है, मतलब फ्री सॉल्युबल सॉल्यूशन क्या होता है। तो फ्रीली सॉल्युबल सॉल्यूशन देखते हैं। फ्रीली सॉल्युबल मटेरियल आर दोज मटेरियल विच हैव हाईली सॉल्युबिलिटी। यूजुअली मटेरियल आर ट्रीटेड एज फ्रीली सॉल्युबल इफ 1 ग्राम ऑफ मटेरियल रिक्वायर 1 to 10 ml ऑफ सोल्यूट टू डिजॉल्व। मतलब फ्रीली सॉल्युबल मटेरियल एक हाईली सॉल्युबिलिटी वाला सॉल्यूशन होता है, जो मटेरियल होता है यूजुअली ट्रीटेड एज। इसमें क्या होता है कि 1 ग्राम सॉल्यूट को डिजॉल्व करने के लिए एक 1 से 10 ml तक सॉल्वेंट लिया जाता है। जैसे कोई कंटेनर है, तो उसमें आप सॉल्वेंट लिए हैं 1 to 10 ml और इसमें हम सॉल्यूट मिला रहे हैं 1 ग्राम, तो इसी को मिक्स किया जाता है। तो जब ये इसमें जब मिलाएंगे तो ये फ्रीली सॉल्युबल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा या टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा, अपने आप सॉल्युबल हो जाएगा। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन बन जाएगा, तो उसी को फ्रीली सॉल्युबल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। डिफाइन द टर्म रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में एयर में होता है, एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एयर कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर। एंड ज़्यादा से ज़्यादा कितना वाटर एयर होल्ड कर सकता है एक टेम्परेचर पे, उसी को कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसका फार्मूला होता है RH इक्वल टू, इसको डिनोट करते हैं RH से, एक्चुअल वाटर इन एयर, मतलब कितना वाटर एयर में प्रेजेंट है, और अपॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एयर कैन होल्ड, मतलब कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड कर सकता है एयर, इंटू 100। क्योंकि 100 इसलिए करते हैं क्योंकि इसको ये एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज में, मतलब कितना परसेंट ह्यूमिडिटी है एनवायरनमेंट में। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल में देख लेते हैं कि जैसे एयर है, इसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, नॉर्मल कितना है। उसके बाद फिर एक है एयर जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर होल्ड है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इसको इसी दोनों को डिवाइड किया जाता है, कंपेयर किया जाता है कि कितना अमाउंट होल्ड कर सकता है और कितना परसेंटेज स्पेसिफिक टेम्परेचर में प्रेजेंट है, इसी को कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिफाइन द टर्म सब्लिमेशन विथ एन एग्जाम्पल। मतलब सब्लिमेशन क्या होता है और इसका एग्जाम्पल देखना है। तो सब्लिमेशन क्या होता है? जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में फॉर्म हो जाए, उसी को सब्लिमेशन कहते हैं। तो सब्लिमेशन क्या देखते हैं,
सब्लिमेशन इज द ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू द गैस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। मतलब सब्लिमेशन वो ट्रांजिशन सब्सटेंस है, मतलब प्रोसेस है जो कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड फॉर्म किए, मतलब लिक्विड स्टेट में जाएगा नहीं और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ड्राई आइस को आप देख लें एग्जांपल के रूप में कि ड्राई आइस को जब ड्राई आइस है जैसे, तो इसको इन्वायरमेंट में रखेंगे, मतलब ओपन इन्वायरमेंट में, तो वो एयर के कांटेक्ट में आने से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा बिना लिक्विड स्टेट नहीं बनेगा, कैंसिल हो जाएगा लिक्विड स्टेट। तो इसी को कहते हैं सब्लिमेशन। उसके बाद हम लोग देखते हैं लिस्ट वेरियस टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट अकॉर्डिंग टू देयर यूज एज पर दी HLV स्केल। इसमें देखना है कि वेरियस टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट देखना है टू एज पर यूज HLV स्केल पहले देखते हैं हम लोग क्या है। HLV स्केल है हाइड्रोफिलिक लियोफिलिक बैलेंस, मतलब हाइड्रोफिलिक कितना वो वाटर लविंग मटेरियल है, कितना लियोफिलिक मटेरियल है, उसके बैलेंस इसी बैलेंस स्केल से उसको देखते हैं। तो इसमें होते हैं 4 टाइप में, एनायनिक, कैटायनिक, नॉन आयनिक, एम्फीफेलिटिक। तो देखते हैं एनायनिक में क्या होता है। एनायनिक में होता है कि इसके जो पोलर नॉन पोलर हेड होते हैं इस तरह होते हैं, तो इसमें माइनस साइन प्रेजेंट होता है। ये डिटर्जेंट में यूज होता है, ये इसका हेड होता है, ये इसका टेल होता है, और ये डिटर्जेंट में यूज होता है। और कैटायनिक का होता है, इसमें इसका टेल होता है, उसके बाद हेड, इसमें प्लस आयन प्रेजेंट होता है, इसका भी हेड होता है और सॉफ्टवेयर में यूज होता है। और नॉन आयनिक में इसके हेड में कोई चार्ज नहीं होता है, ये सिंपल ऐसे ही रहता है। और एम्फीफिलेटिक में तो इसमें तो प्लस और माइनस, इसमें माइनस और प्लस दोनों होते हैं, इन दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये कॉस्मेटिक में यूज होता है और नॉन आयनिक वाला फूड इंग्रेडिएंट में यूज होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का डिटर्जेंसी। तो डिटर्जेंसी क्या होता है, तो वो कॉमन सी चीज़ है डिटर्जेंसी। इट इज ए सर्फेक्टेंट विच आर यूज फॉर रिमूवल ऑफ डर्ट। इसको यूज किया जाता है रिमूवल ऑफ डर्ट एज ए सर्फेक्टेंट यूज किया जाता है। डिटर्जेंसी इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग रिमूवल ऑफ डर्ट फ्रॉम द सरफेस। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो रिमूव करता है डर्ट को सरफेस से। इट इज यूज ओनली नॉन लिविंग सरफेस। ये सिर्फ नॉन लिविंग सरफेस यूज, अपनी स्किन पे नहीं यूज कर सकते। अगर अपनी स्किन पे यूज़ कर लेंगे तो थोड़ा उसमें रिजिड फॉर्म कर देगा, मतलब कट हो सकता है। और एग्जांपल में आपका वॉशिंग पाउडर हो गया, कोलिन हो गया, ETC, यही सब हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिफाइंड टर्म प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग विद एन एग्जांपल। मतलब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, इसको प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग को कहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग भी कहते हैं। ये बॉडी फ्लूइड में होता है, जब हम खाते हैं ड्राई फ्लूइड से कांटेक्ट में आएगा तो पहले बॉन्डिंग बनाता है, तो वो प्लाज्मा के साथ बनाता है, एल्बुमिन के साथ बनाता है, या हीमोग्लोबिन ब्लड सेल्स ETC के साथ बनाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग आफ्टर एंट्री ऑफ ड्रग इनटू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। मतलब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन मतलब बॉडी फ्लूइड। द फर्स्ट थिंग्स विच ड्रग इंट्रैक्ट आर ब्लड कंपोनेंट, मतलब ब्लड कंपोनेंट के साथ अट्रैक्ट करता है। जैसे ही ड्रग अंदर जाएगा मतलब बॉडी फ्लूइड के अंदर, तब वो इंटरेक्ट करता है ब्लड कंपोनेंट के साथ। प्लाज्मा प्रोटीन ये ब्लड एक कंपोनेंट है, ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे एग्जांपल में एल्बुमिन हाइड्रोफोबिक बाइंडिंग हुआ है, तो इसका ड्रग मतलब वेफ्रेन और डाइजेपियम। तो देख लो वेफ्रेन को यूज किया जाता है प्रिवेंटेड टू ब्लड क्लॉटिंग फॉर्म, मतलब जब बॉडी के नर्व्स में आपका ब्लड क्लॉटिंग फॉर्म होने लगता है, तो इस मेडिसिन का यूज किया जाता है उसको प्रिवेंट करने के लिए। उसको डाइजेपियम यूज किया जाता है एनेक्सिटी को कम करने के लिए, टेंशन मतलब। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आइडेंटिफाई द सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट इन विटामिन B12। तो सेंट्रल आइटम में क्या प्रेजेंट होता है विटामिन B12 में, तो इसमें देखेंगे B12 इज आल्सो रिफर टू एज कोबालामीन। मतलब विटामिन B12 को ही कोबालामीन कहते हैं। तो कोबालामीन की स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो इस साइड में हम दिखा देंगे, तो साइड में ये दिख रहा होगा आपको कि बीच में एक कोबाल्ट CO करके होगा, तो वहाँ पे इतना बड़ा स्ट्रक्चर इसी कोबाल्ट से ज्वाइन रहता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस मेक इट द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स विटामिन ऑफ ऑल। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना लेता है, कोबाल्ट सेंट्रल आइटम होता है इसका। उसके बाद फिर देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एन आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। मतलब इसमें बताना है आपको कि हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक में क्या अंतर है। तो ये तो कॉमन सी चीज़ है, मतलब सब लोग जानते होंगे कि हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, और यही सब है। तो पहले देखते हैं हम लोग हाइपरटोनिक का। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन है, जैसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ए हाइपरटोनिक सोल्यूशन इज वन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट सोल्यूशन। मतलब हाइपरटोनिक सोल्यूशन इज वन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मतलब उसके अंदर जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होता है इन सोल्यूशन के अंदर, इज हायर देन कंसंट्रेशन ऑफ दिस सेल। मतलब सेल के कंसंट्रेशन से हाई होता है, मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जो सेल का कंसंट्रेशन है उससे हाई होता है इन दी सॉल्यूशन, तो इसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। तो अगर हाई रहेगा तो जब मतलब देख लेते हैं यहाँ पर एक कंटेनर है, मान लो ये, इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो इसमें जो सॉल्यूट रहेगा, सॉल्यूट जब आएगा मतलब सॉल्यूट रहेगा उसका कंसंट्रेशन अगर ब्लड सेल से ज़्यादा रहेगा, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, तो क्या होगा कि सेल
जो ब्लड सेल रहेंगे वो श्रिंक हो जाएंगे, वैसे श्रिंक हो जाएंगे, बहुत छोटे ऐसे श्रिंक हो जाएंगे, तो गलत हो गया। उसके बाद तो इसी को कहते हैं। तो इसमें आइसोटोनिक सोल्यूशन में देख लेते हैं। आइसोटोनिक सोल्यूशन इज वन इज विच द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज दिस सोल्यूशन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सेल इन दिस सोल्यूशन। मतलब आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या है कि जब एक सोल्यूशन रहेगा तो इसमें जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन रहेगा वो इक्वल रहेगा ब्लड के कंसंट्रेशन, ब्लड सेल के कंसंट्रेशन के। तो इसमें क्या होगा कि ब्लड सेल नॉर्मल एज में रहेंगे, मतलब अपने साइज में रहेंगे जितना उनका साइज आता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बॉडी में होता है। उसके बाद हाइपोटोनिक मतलब कंसंट्रेशन का सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इसमें कम हो जाता है कंपेयर टू ब्लड सेल्स के। तो इन देख लेते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज द वन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज द सॉल्यूशन लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ द सेल इन द सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक सॉल्यूशन है तो इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लेस हो जाती है ब्लड सेल से। उसको याद ना रहे तो ये देख लो, जो 2 पॉइंट इसके पास हैं वो बड़ा है, जो 1 पॉइंट का है वो छोटा है, इस तरह याद कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड सेल का श्रिंकेज हो जाता है, ये बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, मतलब तीनों होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्लेन दी टर्म पीएच। पीएच तो जहाँ तक कि सब लोग जानते होंगे कि पीएच क्या है, क्योंकि पीएच फार्मेसी में पीएच का ही वर्क होता है, जितना भी फार्मेसी प्रोडक्ट बनेगा जितना ही पूरा। देखते हैं पीएच का फुल फॉर्म कह लो तो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मींस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब कितना कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का। पीएच इज यूज टू मेजर ऑफ एसिडिक और बेसिक ऑफ ए सोल्यूशन, मतलब इसको यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए कि आपका सोल्यूशन बेसिक है या एसिडिक है। तो उसके बाद फिर देखते हैं द पीएच मेजर बाय पीएच स्केल। पीएच को मेजर किया जाता है पीएच स्केल से, इसको आता है पीएच मीटर भी आता है। उसके बाद फिर एक आता है पीएच मीटर जो कलर चेंज करता है, कलर के हिसाब से 14 टाइप के कलर रहेंगे उसमें दिखाएगा। उसके बाद इसमें इट्स रेंज 0 to 14, इसका रेंज होता है 0 to 14। तो लेस देन जो 7 होता है उसको एसिडिक कहते हैं, और ग्रेटर देन 7 जो होता है उसको बेसिक कहते हैं, और जो 7 होता है उसको नॉर्मल कहते हैं, मतलब न्यूट्रल। उसमें कोई वो न्यूट्रल में होता है कि उसका जैसे वाटर हो गया तो ये सब नॉर्मल न्यूट्रल होते हैं। और अब हम लोग देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है डिस्कस द डिटेल Raoult's law with help of diagram showing positive and negative deviation and explain reason behind this deviation। मतलब Raoult's law को explain करना है help of diagram, मतलब उसका diagram के साथ है दिखाना है कि पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन कैसे होता है, एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड डिविएशन के पीछे का रीजन बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं Raoult's law क्या होता है। तो Raoult's law जैसे देखें, एट डेफिनिट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन ए लिक्विड मिक्सचर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाई बाय द मोल फ्रिक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। मतलब क्या हुआ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, मतलब जो पार्शियल प्रेशर है लिक्विड ए का जब मिक्सर किया गया है उसके बाद उसका इक्वल होगा जो वेपर प्रेशर रहेगा इन प्योर स्टेट में, जो सॉल्यूट मिलाया गया है उसमें उसका वेपर प्रेशर रहेगा प्योर स्टेट में। उसके बाद रहेगा मल्टीप्लाई बाय द मोल फ्रिक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन, मतलब इसके मोल फ्रिक्शन को मल्टीप्लाई किया गया है कंपोनेंट इन सोल्यूशन, जो सोल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर कितना है, इन दोनों को मिला के उसी को राउल्ट्स लॉ डिफाइन किए हैं। जैसे इसका फार्मूला है पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो यहाँ पे पी ए है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन लिक्विड एंड पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट ए, मतलब वेपर प्रेशर प्योर स्टेट का है। उसके बाद फिर एक्स ए मोल फ्रिक्शन, एक्स को मोल फ्रिक्शन के रूप में लिया जाता है, तो मोल फ्रिक्शन ऑफ ए इन सोल्यूशन, और ए जो है वो लिक्विड आर इन प्योर स्टेट इन मिक्सचर, मतलब ए जो है वो लिक्विड है प्योर स्टेट एंड मिक्सचर में भी दोनों। और जैसे ये राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है तो यहाँ पे देखेंगे कंपोजिशन रहेगा, नीचे कंपोजिशन कर देंगे, ऊपर यहाँ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट जो दोनों मिलाए रहेंगे दोनों सॉल्यूट सॉल्वेंट, तो उसी को उसका प्रेशर यहाँ पे देखेंगे। और एक बार यहाँ पे एक्स ए को 1 ले लेंगे, एक्स बी को 0, और यहाँ पे फिर उल्टा उसका हो जाएगा, एक्स ए को 0 ले लेंगे और एक्स बी को 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे ग्राफ बनेगा, सिंपल सा ग्राफ बनेगा ये क्रॉस करके, और ये दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर है दोनों का, ए प्लस बी का, मतलब जो ए लिक्विड है और बी लिक्विड है उसका दोनों का। उसके बाद इसमें पूछा है कि हेल्प ऑफ डायग्राम शोइंग पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन। तो पहले आइडियल सोल्यूशन देख लेते हैं कि आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। तो आइडियल सोल्यूशन वही सोल्यूशन होता है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। तो इसमें दिया हुआ द सोल्यूशन विच फॉलो द राउल्ट्स लॉ इन ऑल द सॉल्यूट कंपोजिशन इन ए सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर आर कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन। मतलब कि जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे और ऑल कंपोजिशन में उस
सोल्यूशन बन जाए, मतलब उसमें ना 1% कम हो ना 1% ज़्यादा हो, ना उसमें कोई चेंजेस ना हो, टोटल जितना जैसे 100 ml मिलाओगे किसी में 100 ml तो 200 ml बन जाना चाहिए इन्हीं कंपोजिशन, मतलब 30% कुछ भी रहे और 60% कुछ रहे तो वो दोनों बराबर हो जाना है, मतलब 100 ml बन जाना चाहिए 100%। तो उसके बाद जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, 100 ml वाटर को प्लस 100 ml एल्कोहल को अगर मिलाएंगे तो 200 ml सोल्यूशन बनेगा, तो इसी को आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। तो उसके बाद नॉन आइडियल में से देखते हैं, तो जो राउल्स लॉ को ना फॉलो करे उसको नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है कि जब कंपोजिशन जो एक्सपेक्ट किए रहते हैं कि जैसे यहाँ पे एक्सपेक्ट किए हैं कि इक्वल हो जाएगा 200 ml, तो यहाँ पे नॉन आइडियल सोल्यूशन में वो उससे ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। जब ज़्यादा हो जाता है तो पॉजिटिव डिविएशन कह देते हैं, और जब कम हो जाता है तो नेगेटिव डिविएशन कहते हैं। और इसी को यहाँ ग्राफ के द्वारा बताया गया, जैसे ये आइडियल ग्राफ है जो राउल्स लॉ का है यहाँ पे, उसी के बेस पे यहाँ पे दिया गया है। तो ये जब जैसे हम लोग मिलाते हैं तो क्या होता है, जैसे दो कंपोनेंट लेंगे, जैसे एक सॉल्यूट मान लीजिए, एक सॉल्वेंट लेंगे, तो क्या होता है कि अगर उसको मिक्स करेंगे तो सोल्यूशन बनेगा, लेकिन तो अगर उसके मॉलिक्यूल इंटरेक्ट नहीं करेंगे आपस में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जब लो हो जाएगा तो जब बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा तो वेपर आसानी से बनने लगेगा, तो वेपर आसानी से बनेगा तो टोटल वेपर प्रेशर यहाँ पे हाई हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं पॉजिटिव डिविएशन। और नेगेटिव डिविएशन में क्या होता है, इसका सीधा उल्टा हो जाएगा कि जब दो मॉलिक्यूल, मतलब मान लीजिए ए सॉल्यूट हो गया और बी इसको सॉल्वेंट मान लेते हैं तो दोनों को जब मिक्स करेंगे तो जब वो आपस में इंटरेक्ट करने लगते हैं, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, वो आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर भी कम बनेगा, तो वो आइडियल ग्राफ से कम बनने लगेगा, मतलब नीचे हो जाएगा उसका टोटल वेपर प्रेशर। तो उसी को नेगेटिव डिविएशन कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि 100 ml सल्फ्यूरिक एसिड प्लस 100 ml वाटर ले लेते हैं, तो वो दोनों अगर मिक्स करोगे तो 180 ml ऑफ सोल्यूशन फॉर्म होगा। तो मतलब 20 ml उसमें नेगेटिव डिविएशन हो गया, चेंजेस हो गया, मतलब उसका सोल्यूशन, मतलब वेपर प्रेशर फॉर्म हो गया। उसके बाद ये नॉन आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल हो गया तुम्हारा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए, डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड प्रॉपर एग्जांपल एंड आल्सो एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म विद सुटेबल एग्जांपल। मतलब डिफरेंस करना है पहले एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड को विद एग्जांपल के साथ, मतलब एग्जांपल देके। तो हम लोग पहले इसको एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये दोनों टाइप होते हैं सॉलिड के, ये दोनों टाइप होते हैं सॉलिड के टाइप होते हैं। जो एक एमॉर्फस होता है, एक क्रिस्टलाइन होता है, मतलब दो फॉर्म होते हैं, एक एमॉर्फस होता है, एक क्रिस्टलाइन होता है सॉलिड। तो एमॉर्फस मतलब सूडो सॉलिड, मतलब ये सुपर कूल्ड होते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है इसको। और क्रिस्टलाइन सॉलिड इसको ट्रू सॉलिड भी कहा जाता है। तो क्या होता है कि क्रिस्टलाइन का देखते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में इसका अरेंजमेंट जो होता है वो रेगुलर होता है, मतलब इस टाइप में, मतलब अगर हर एक स्ट्रक्चर सेम रहेगा और ज्योमेट्रिकल वे में रेगुलर लगा रहेगा। उसके बाद फिर इसका जब रेगुलर लगा रहेगा तो इसमें गैप भी नहीं होंगे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। और जब इसको हम लोग नाइफ से कट करते हैं तो इसका जो सरफेस आता है वो स्मूथ रहता है। उसके बाद फिर इसको ट्रू सॉलिड भी कहा जाता है, वो तो देखा हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं एमॉर्फस का, मतलब एग्जांपल पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड का देख लेते हैं। तो एग्जांपल है प्लास्टिक, एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो ये है शुगर, माइका, डायमंड रॉक, ETC, मतलब इतने टाइप के होते हैं जो हार्ड मेटल से हार्ड रहते हैं उन्हीं को। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं एमॉर्फस। तो एमॉर्फस में क्या होता है, उसका रेगुलर अरेंजमेंट नहीं रहता है, वो इरेगुलर अरेंजमेंट रहता है, जैसे उसके कोई छोटा रहेगा कोई बड़ा रहेगा। उसके बाद तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, वो कम रहेगा, और सेम मेल्टिंग पॉइंट नहीं रहेगा, कुछ मॉलिक्यूल मेल्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। और अगर इसको नाइफ से कट करते हैं तो इसका सरफेस जो है वो रिजिड सरफेस आएगा, मतलब स्मूथ नहीं रहेगा। तो इसको सूडो सॉलिड भी कहते हैं, और इसको सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहते हैं। तो इसका एग्जांपल होगा यहाँ पे प्लास्टिक, ग्लास, रबर, मेटेलिक ग्लास, पॉलीमर जेल, फ्यूज सिलिका, ETC। तो यही सब है। उसके बाद हम लोग पॉलीमॉर्फिस देखते हैं। तो पॉलीमॉर्फिस क्या होता है कि सेम सब्सटेंस मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, मतलब एक ही सब्सटेंस अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, उसी को हम लोग पॉलीमॉर्फिस कहते हैं। तो इसका फिनोमेना है तीन तरह के फिनोमेना जैसे मेजर किया जाता है पॉलीमॉर्फिस को। तो वो एक है एक्सियोट्रॉपी, और है एक मोनोट्रॉपी, एक डायनेमिक एलोट्रॉपी है। ये तीन टाइप के हैं जो इसमें अभी हम डिफाइन करेंगे तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का इल्ट्रेट द फ्रेंडलिच एंड लैंगुमेयर एब्जॉर्प्शन आइसोथ्योरम। मतलब ये पहली बार आया है, तो इसको डिफाइन करना है फ्रेंडलिच एंड लैंगुमेयर एब्जॉर्प्शन थ्योरम को। अब तो हम लोग देखते हैं पहले फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथ्योरम। यहाँ पे हो जाएगा एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग पहले फ्रेंडलिच
एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडली सर्फ मतलब एब्जॉर्प्शन मतलब सरफेस फिनोमेना होता है, और आइसोथर्म मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है इसका, द वेरिएशन इन द क्वांटिटी ऑफ गैस एब्जॉर्ब बाय ए यूनिट मास ऑफ सॉलिड एब्जॉर्बेंट विद द चेंज इन प्रेशर ऑफ द सिस्टम फॉर गिवन टेम्परेचर। मतलब वेरिएशन मतलब चेंज होता है, तो क्वांटिटी ऑफ एब्जॉर्ब मतलब कितना क्वांटिटी गैस का एब्जॉर्ब कर रहा है एक सॉलिड यूनिट मास एब्जॉर्बेंट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है गैस के मॉलिक्यूल को, जैसे विथ चेंज ऑफ प्रेशर, जितना प्रेशर को चेंज करते जाएंगे वो उसी पे डिपेंड करेगा कि कितना मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो रहे हैं गैस के। तो यहीं पे लिखा हुआ है एक्स अपान एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब एक्स हो गया तुम्हारा मास ऑफ द गैस एब्जॉर्ब, मतलब कितना मास एब्जॉर्ब हुआ है सॉलिड एब्जॉर्बेंट पे। उसके बाद यम क्या हुआ, इट इज़ द मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, मतलब एब्जॉर्बेंट का मास है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी के। मतलब देख लेते हैं यहाँ पे एक फिगर है, तो फिगर में देख लेते हैं कि जैसे ये गैस के मॉलिक्यूल हैं, उसके बाद फिर ये एब्जॉर्बेंट है, एक सॉलिड एब्जॉर्बेंट है, तो इस पर कितने मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो रहे हैं, वो डिपेंड करेगा तुम्हारा प्रेशर पे। कैसे, यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे प्रेशर इतना है, मतलब अभी प्रेशर को अप्लाई नहीं किए हैं, तो प्रेशर को जब यहाँ ये है आपका एब्जॉर्बेंट, तो ये है गैस मॉलिक्यूल, तो जब इसको प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो गैस मॉलिक्यूल होगा वो एब्जॉर्बेंट पे एब्जॉर्ब होने लगेंगे। तो मतलब पहले भी एब्जॉर्ब हो, लेकिन उतने जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उनका एब्जॉर्बन अमाउंट बढ़ जाएगा, और एक ऐसा स्टेज आएगा जिसपे एब्जॉर्ब एंड डी एब्जॉर्ब इक्वल हो जाएगा। जितना अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब होगा सरफेस पे उतना ही बाहर जाएगा। तो उसी को फ्रेंडलिस ने बताया अपने इक्वेशन के द्वारा कि एक्स एम अपान इक्वल टू के, मतलब अगर इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हटाएंगे तो के लगेगा, तो पी 1/n, मतलब 1/n है तुम्हारा नेचर ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट या एब्जॉर्बेंट, तो उसी को कहते हैं। तो एक्स इक्वल टू मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड एंड एम इट इज मास ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड के इक्वल टू कांस्टेंट, और पी प्रेशर और एम नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेट, मतलब जो एब्जॉर्बेट होता है, जो एब्जॉर्ब हो रहा है और जो उस पर अटैच हो रहा है उसी को कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं लैंगोमेयर एब्जॉर्प्शन आइसोथ्योरम। तो यहाँ पे देखते हैं लैंगोमेयर का भी सेम ही इक्वेशन है, बस वो अपना इक्वेशन डिफरेंट कर दिए हैं कि वो बोलते हैं कि मोनोलेयर फॉर्म होता है एब्जॉर्बेट के सरफेस पे एब्जॉर्बेंट जब अटैच होता है। तो लैंगोमेयर एज्यूमिंग द फॉर्मेशन, ये एज्यूम किए, ऐसा होता नहीं है। तो फॉर्मेशन ऑफ मोनोलेयर, मतलब मोनोलेयर फॉर्म होता है। मोनोलेयर का कहने का मतलब ये है कि जैसे ये एब्जॉर्बेंट है तो इसके सरफेस पे एक मोनोलेयर बनता है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल आके यहाँ पे फिल हो जाते हैं। उन्होंने ऐसा एज्यूम किया था। तो इसमें दिखाया है कि टोटल नंबर ऑफ गैप साइड्स, मतलब साइड मान लो, गैप मान लो, इसका थीटा इक्वल टू, थीटा को हम क्या बोलेंगे कि कितना मॉलिक्यूल आपका कवर्ड हो गया मॉलिक्यूल सफ़र, थीटा इक्वल टू, इसे यहाँ पे दिया हुआ है देख लीजिए, थीटा इक्वल टू द सरफेस कवर्ड बाई एब्जॉर्बेड मॉलिक्यूल, मतलब इसमें जितने मॉलिक्यूल कवर्ड हो गए हैं उसको थीटा कहेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि उसके बाद हम फार्मूले में देखते हैं कि क्या है कि थीटा इक्वल टू के को कांस्टेंट मान लेते हैं, पी टेम्परेचर, तो अपान 1 प्लस के पी, मतलब के को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसलिए मानते हैं कि जैसे जितना एब्जॉर्बेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उतना ही डी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब जितने मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हो रहे हैं उतने ही वापस जा रहे हैं, मतलब डी एब्जॉर्ब हो रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे पी का प्रेशर, तो सब लोग जानते हैं, यही इसका इक्वेशन था लैंगोमेयर का। तो हम लोग का कंप्लीट हो गया, पी सेक्शन भी कंप्लीट। तो हम लोग सेक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें 5 क्वेश्चन करना रहता है, जिसमें 7 नंबर का रहता है, और टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें से 5 करना रहता है। तो हम लोग देखते हैं हम लोग सेक्शन सी देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड मेंशन सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन, मतलब इसको एक्सप्लेन करना है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को और उसका एप्लीकेशन भी देना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम लोग पहले देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता क्या है आखिर में। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये इसको भी नर्नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं। और क्या होता है कि इसमें सॉल्यूट को 2 इमिसिबल लिक्विड के साथ मिक्स किया जाता है। एक सॉल्यूट लेंगे, उसको 2 इमिसिबल, मतलब इमिसिबल जो आपस में मिक्स ना हो, सॉल्यूट में कम्प्लीटली मिक्सबल हो, मतलब कि जो आपस में मिक्स ना हो, इमिसिबल हो, जैसे ऑयल एंड वाटर। और एक सॉल्यूट लेंगे जो ऑयल में भी डिजॉल्व होगा और वाटर में भी डिजॉल्व होगा, और उसी का रेशियो देखेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 1 फेज ऑफ लिक्विड में डिजॉल्व हो रहा है, मतलब सॉल्वेंट ए में, और कितना सॉल्वेंट बी में डिजॉल्व हो रहा है। तो इसी को डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे सॉल्वेंट ए
फिगर में देखिए सेक्शन सॉल्वेंट ए है, सॉल्वेंट बी है, मतलब दो सॉल्वेंट है जो आपस में इमिसिबल नहीं है। तो अगर सल्यूट इसमें मिलाते हैं तो वो सल्यूट ऐसा होना चाहिए जो दोनों में इमिसिबल हो। तो जब मिलाएंगे तो उसके सल्यूट के पार्टिकल इसमें जाएंगे, फिर इसके मिक्स होंगे, मतलब दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा। तो उसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और इसके कुछ एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन देना है इसमें, तो एप्लीकेशन है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में यूज़ किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो हेल्प करता है वो इसमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में यूज़ करता है। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मतलब कॉम्प्लेक्सेशन में इसका यूज़ किया जाता है स्टडी के लिए। उसके बाद चेक सॉल्युबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग का सॉल्युबिलिटी कैरेक्टरिक, मतलब कितना सॉल्युबल है फ्लूइड में, कितना नहीं सॉल्युबल है, उसका एबिलिटी चेक किया जाता है ड्रग का। उसके बाद फिर पार्टीशन कोफिशिएंट ड्रग इंडिकेट, मतलब उसका पार्टीशन कोफिशिएंट कितना होता है, मतलब जैसे नेचर कैसा है ड्रग का, हाइड्रोफोबिक है कि हाइड्रोफिलिक है। तो मतलब हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर लविंग होता है, जो वाटर में मिक्स हो जाए, और हाइड्रोफोबिक मतलब जो ऑयल में मिक्स हो जाए, उसी को कहते हैं। तो 4-5 एप्लीकेशन है जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का है। इसको ब्रीफ में लिखना रहता है, मैंने 2-3 पेज में, 3-4 पेज में अगर आप लिखेंगे तो सही है, क्योंकि ये 5-7 नंबर का क्वेश्चन है, तो ज़्यादा बड़ा लिखना ही पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन द टर्म यूटेटिक मिक्सचर। यूटेटिक मिक्सचर क्या होता है कि जैसे यूटेटिक मिक्सचर इसमें देखें तो यूटेटिक मिक्सचर का ये ग्राफ बनेगा, मतलब एक फिगर बनेगा जिसमें कंपोजिशन रहेगा, मतलब दो सॉल्यूशन रहेगा, मतलब दो सॉल्यूशन रहेगा, सॉलिड ए एंड बी। और टेम्परेचर, जैसे एक सॉलिड का एक सॉल्यूशन जब बनेगा एक सॉल्यूशन का, तो उसका टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, तो एक का अगर लो होगा, तो अगर दोनों को मिक्स कर देंगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा उस सॉल्यूशन का ए एंड बी का, तो कम हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा। देखिए यहाँ टेम्परेचर दिया है, ए का यहाँ पे बी का दिया हुआ है, ए का हाई है बी का इतना। तो उसके बाद जब इसको ए बी को मिक्स कर देंगे, ए बी सॉलिड को सॉल्यूशन में बना देंगे, तो ये इसका टेम्परेचर बिल हो जाएगा, मतलब ये कम हो जाएगा। उसी को कहते हैं यूटेटिक मिक्सचर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि राइट डाउन द डिफरेंस मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन एंड इल्ट्रेट्स एनी वन ऑफ दीज मेथड, मतलब मेथड बताना है कितने टाइप के मेथड होते हैं सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन के। उसके बाद फिर देखना है उसमें कि उसमें एक मेथड को अच्छे से डिटेल में डिफाइन करना है। और तो हम लोग देखते हैं कितने टाइप के मेथड होते हैं मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक होता है कैपिलरी राइज मेथड, टोटल 5 होते हैं, एक कैपिलरी राइज मेथड और ड्रॉप वेट मेथड, ड्रॉप काउंट मेथड, विल्मी प्लेट मेथड एंड रिंग डी अटैचमेंट मेथड होता है। इसमें 5 मेथड होते हैं जिसमें से एक डिफाइन करना है क्वेश्चन के बिहाफ पे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्लासीफाई एंड डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विथ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल, मतलब कॉम्प्लेक्सेस को क्लासीफाई करना है एंड डिस्कस करना है विथ एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें 3 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। एक मेटल होता है, मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्सेस, इंक्लूजन बॉडी या इंक्लूजन ऑक्लूजन कॉम्प्लेक्स। तो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स में देखते हैं इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स, मेटल कॉम्प्लेक्स, एक होता है चिलेट्स, एक होता है ओलिफिन कॉम्प्लेक्स, एक एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स। एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स में होता है पाई कॉम्प्लेक्स एंड रो कॉम्प्लेक्स। उसके बाद देखते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्सेस, एक होता है डोनर एक्सेप्टर ट्यूब, एक होता है चार्ज ट्रांसफर ट्यूब। और एग्जाम्पल में देख लेंगे ड्रग कैफीन कॉम्प्लेक्स, पॉलीमर कॉम्प्लेक्स, पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स, क्यूनी हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद इंक्लूजन ऑक्लूजन कॉम्प्लेक्स में देख लेते हैं, एक चैनल लैक्टिक टाइप, लेयर टाइप, चिलेट्स टाइप, मोनो मॉलिकुलर टाइप। ये इसके कॉम्प्लेक्सेस के टाइप होते हैं। तो इसमें वही दिया हुआ है क्वेश्चन में कि डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में लिखना है, क्योंकि 7 नंबर का एक क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग एंड डिस्कस एनी वन मेथड टू डिटरमिनेशन ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। मतलब इसमें देखना है कि पहले देखना है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग, उसके बाद देखना है डिस्कस एनी वन मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग। पहले देखना है फैक्टर इफेक्टिंग, फिर उसके मेथड डिटरमिनेशन मेथड को एक्सप्लेन करना है वन मेथड को। तो हम लोग देख लेते हैं, पहले फैक्टर इफेक्टिंग देख लेते हैं। तो फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्रग, मतलब फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है ड्रग का। उसके बाद देख लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग मतलब उसका कंसंट्रेशन कितना होगा बॉडी में ड्रग का। और ड्रग्स इफेक्टिव टूवर्ड प्रोटीन एंड टिश्यू, मतलब ड्रग जो है वो इफेक्ट करता है कि नहीं, मतलब बाइंड करता है, प्रोटीन बाइंड बनाता है कि नहीं प्रोटीन एंड टिश्यू के साथ। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं इसका मेथड 2 मेथड होता है, एक होता है इक्विलिब्रियम डायलिसिस और एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इन दोनों में से कोई भी डिटेल में डिफाइन करके एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द टर्म बफर कैपेसिटी एंड आल्सो एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ बफर इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। पहले देखना है कि डिफाइन करना है बफर कैपेसिटी को, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करना है एप्लीकेशन ऑफ बफर, एप्लीकेशन बफर का फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम में। तो उसके बाद पहले बफर कैपेसिटी देख लेते हैं। तो बफर कैपेसिटी क्या होता है? जो बफर कैपेसिटी होता है कि जो अगर किसी सोल्यूशन का पीएच एक कांस्टेंट है, उसमें बफर डाला गया है, तो अगर उसमें और सोल्यूशन और सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका पीएच जितने तक वो रेजिस्ट कर पाएगा, मतलब चेंज होने से रोक पाएगा, उसी को बफर कैपेसिटी कहते हैं। तो बफर कैपेसिटी ये होता है कि रेजिस्ट द पीएच ऑफ चेंजिंग ऑफ पीएच इन एडिशन ऑफ सॉल्यूट इन सोल्यूशन। उसके बाद फिर इसका देख लेते हैं एप्लीकेशन क्या होता है? जैसे फार्मास्यूटिकल में हो गया, कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जैसे क्रीम, उसके बाद ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन या ओरल, तो इसका पीएच अगर बॉडी फ्लूइड के हिसाब से नहीं रहेगा तो वो इरिटेशन कॉज कर देगा। तो इसीलिए पीएच बफर यूज किया जाता है। और बायोलॉजिकल सिस्टम मतलब बायोलॉजिकल फ्लूइड कैसा है, ब्लड का कितना पीएच है, उसके बाद फिर यूरिन का कितना है, अलग अलग पार्ट के अलग अलग पीएच होते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जैसे स्टमक में जो होता है पीएच वो एसिडिक होता है, तो उसी के हिसाब से अपना फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन किया जाता है। उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट डाउन द वेरियस मेथड फॉर एडजस्टिंग द टोनिसिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन। मतलब वेरियस मेथड देखना है एडजस्टिंग ऑफ टोनिसिटी, एडजस्ट कैसे किया जाता है टोनिसिटी को फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन में। तो देखते हैं पहले क्या होता है, कितने टाइप में होते हैं। तो यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी मतलब मेथड है एडजस्टिंग टोनिसिटी। दी मेथड आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, 2 क्लास में डिवाइड किया है। क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड। क्लास फर्स्ट में है क्रायोस्कोपी मेथड एंड सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड, और क्लास सेकंड मेथड में है वाइट बेंसन मेथड, एस्पेरालो मेथड। तो इतने टाइप के मेथड होते हैं। उसके बाद क्या आगे दिया हुआ है, अप्लाइंग द एप्रोप्रिएट मेथड डिटरमाइनिंग द परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड नीडेड टू मेक ए सोल्यूशन। मतलब डिटरमाइन करना है परसेंटेज सोडियम क्लोराइड का कि कितना एक सोल्यूशन बनाने के लिए लगेगा। एट्रोपिन सल्फेट आइसोटोनिक विथ ब्लड प्लाज्मा के साथ। उसके बाद यहाँ पे मेथड देखते हैं। तो ये फार्मूला होता है हमारा, क्या नाम है, फार्मूला हम लोग का होता है W = 0.52 B-A। तो यहाँ पे फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आपका मेजरमेंट दिया हुआ है, तो 0.15 हो जाएगा, और ये A हो जाएगा आपका 0.05%। उसके बाद फिर अपॉन 12 यहाँ पे एंट्रोपिन सल्फेट का मेजरमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे रख के उसके बाद फिर हम लोग वैल्यू काउंट करेंगे, फिर 0.47 अपॉन 0.12 से डिवाइड कर देंगे, 3.91% आ जाएगा। थैंक यू।